दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज के इस एपिसोड में हम बीते हफ्ते की 3 अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों का विश्लेषण करेंगे। आज सबसे पहले यूक्रेन पर रूस हमले की बात करेंगे और बताएंगे कि रूस ने अपनी किन चालों से यूक्रेन पर हमला किया और उस पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए। दूसरी खबर में समझेंगे कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का रूस दौरा भारत को किस तरह प्रभावित करेगा और भारत के सामने किस तरह की कूटनीतिक मुश्किलें आ सकती हैं। और आखिर में जानेंगे कि पड़ोसी देश नेपाल कैसे अमेरिका के एक सहयोग कार्यक्रम के चलते फंस गया है और उसमें भारत पर भी सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात यूक्रेन संकट की। बीते कुछ दिनों से चल रहे रूस यूक्रेन संकट पर हम आपसे बार बार बात करते रहे हैं। आखिरकार रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूक्रेन में तबाही की शुरुआत हो चुकी है। जब हमने इस वीडियो को शूट किया तब तक यूक्रेन में 137 नागरिकों की मौत हो चुकी थी। इसमें सैनिक और आम लोग भी शामिल हैं। रूस ने यूक्रेन के सैन्य अड्डों से लेकर एयरपोर्ट तक पर हवाई हमले किए हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने 6 रूसी लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। उधर रूस ने दावा किया है कि उसने 70 सैन्य निशानों को नष्ट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी सेना यूक्रेन में नहीं लड़ेगी, लेकिन नेटो के सदस्य देशों की रक्षा करेगी। नेटो के सैनिक पूर्वी यूरोप के संगठन के सदस्य देशों लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया में तैनात हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन समेत कई देशों ने रूस और बेलारूस दोनों पर ही कई आर्थिक प्रतिबंध का ऐलान किया है। हम इन प्रतिबंधों की बात आगे करेंगे। पहले ये समझिए कि यूक्रेन पर हमले न करने की बात दोहराने वाले पुतिन ने अपनी किन चालों से यूक्रेन पर हमला किया। असल में पहले तो रूस वैश्विक बिरादरी को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। फिर उसके बाद उसने ये भी दिखाने की कोशिश की कि वो यूक्रेन की सीमा से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। लेकिन इसी दौरान अचानक ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी विद्रोही इलाके को स्वतंत्र राज्य की मान्यता दे दी। पूर्वी यूक्रेन में स्वघोषित पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेत्स्क और लुहांस्क की आज़ादी पर उन्होंने मुहर लगा दी। ऐसा करके रूस ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पुतिन ने कहा कि वो अपनी सेना को शांति रक्षक के रूप में इन दोनों इलाकों में भेजेंगे। अमेरिका ने पुतिन के इस कदम को यूक्रेन पर हमले की शुरुआत बताया। अब सवाल है कि अमेरिका को इस बात का यकीन कैसे हो चला कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। असल में डोनेत्स्क और लुहांस्क रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के इलाके हैं। ये विद्रोही 2014 से ही यूक्रेन से लड़ रहे हैं। इन दोनों इलाकों के झंझट को समझने के लिए आपको कुछ साल पीछे जाना होगा। इसी कार्यक्रम के एक एपिसोड में रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करने की पृष्ठभूमि पर हमने बात की थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2008 में जब दुनिया आर्थिक मंदी का सामना कर रही थी तब यूक्रेन की मुद्रा भी गिर गई थी। ऐसे में यूक्रेन को आर्थिक मदद के लिए यूरोपीय संघ की जरूरत थी। वह इसका सदस्य नहीं था और इस मदद को हासिल करने के लिए उसे यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना था। लेकिन 2013 में यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने एक हैरतअंगेज फैसला लिया। वह यूरोपीय संघ के साथ जुड़ने के फैसले से पीछे हट गए। सरकार के इस फैसले के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सरकार पर रूस के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। भारी विरोध के बीच राष्ट्रपति यानुकोविच रूस भाग गए और विपक्ष सत्ता में आ गया। यूक्रेन में रूस समर्थित सरकार के पतन के जवाब में रूस ने क्रीमिया पर हमला कर दिया। सिर्फ हमला ही नहीं किया बल्कि उस पर कब्जा भी कर लिया। उधर रूस ने पूर्वी यूक्रेन में मौजूद डोनबास क्षेत्र में हो रहे अलगाववादी विद्रोह को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। तभी रूस समर्थक हथियारबंद समूहों ने रूसी सीमा के पास पूर्वी यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। इनमें 2 इलाके थे, लुहांस्क ओब्लास्ट और डोनेत्स्क ओब्लास्ट। यूक्रेन के लिए ओब्लास्ट की वही अहमियत है जो भारत के लिए अपने राज्यों की है। मतलब यूक्रेन के ये राज्य हैं। इन राज्यों में ज्यादातर रूसी भाषी और रूसी जनजाति के लोग रहते हैं। रूस के समर्थन से अप्रैल 2014 में विद्रोहियों ने इन दोनों इलाकों में सरकारी भवनों को अपने कब्जे में ले लिया। विद्रोहियों ने दोनों क्षेत्रों को पीपल्स रिपब्लिक बनाने का ऐलान कर दिया। उसी साल मई में अलगाववादी क्षेत्रों ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और रूस का हिस्सा बनने के लिए जनमत संग्रह कराया। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है
कि तब रूस ने अलगाववादियों की इस कवायद को औपचारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया था। वैश्विक बिरादरी की तरह रूस ने भी इसे यूक्रेनी हिस्सा माना था। लेकिन अब रूस ने दोनों प्रांतों की आज़ादी को मान्यता देकर वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। रूस के इस कदम पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आने लगीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन के इस कदम को यूक्रेन पर हमले का आगाज बताया। असल में जैसे ही रूस ने अपनी सेना को शांति कायम करने के लिए लुहांस्क और डोनेत्स्क में भेजने का ऐलान किया, तभी यह साफ हो गया कि रूसी सैनिक अब आधिकारिक तौर पर यूक्रेन में दाखिल हो जाएंगे। मतलब ये कि शांति के बहाने अब रूसी सैनिकों को यूक्रेन में घुसने का बहाना मिल गया है। ऐसे में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को लगने लगा कि पुतिन के इशारे पर काम करने वाले लुहांस्क और डोनेत्स्क में विद्रोही ताकतें अपने ही लोगों पर झूठे हमले कर सकती हैं और इसका आरोप यूक्रेनी सेना पर लगाकर माहौल बिगाड़ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो रूसी सैनिकों को शांति और नागरिकों की मदद के नाम पर यूक्रेन पर हमला करने का बहाना मिल जाएगा, और हुआ भी यही। 24 फरवरी को तड़के टीवी पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान सामने आया। इसमें उन्होंने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास इलाके में सैन्य कार्रवाई की घोषणा की। पुतिन ने कहा कि रूस की यूक्रेन पर कब्जा करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की जा रही है। पुतिन के इस बयान के प्रसारित होने के थोड़ी ही देर बाद यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमले की खबर आने लगी। अब तक अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के उल्लंघन के आरोप में रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। हम प्रतिबंधों की बात बाद में करेंगे। पहले जानिए कि किन समझौतों के उल्लंघन की बात की जा रही है। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर हमला किया, तब यूक्रेनी सैनिक पीछे हट गए और वहां रूस का कब्जा हो गया। इसके बाद यूक्रेन की सरकार, विद्रोहियों और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में समझौता किया। इसके तहत विद्रोह वाले इलाके यानी लुहांस्क और डोनेत्स्क में संघर्ष विराम को लागू करना था। लेकिन यह समझौता जल्द ही टूट गया जब पूर्वी यूक्रेन के इस इलाके में एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई। इसमें भी यूक्रेनी सेना को एक और बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में मिन्स्क में ही एक और शांति समझौता हुआ। इस समझौते में यूक्रेन, रूस और विद्रोही गुटों ने दस्तखत किए। लेकिन अब वैश्विक बिरादरी का मानना है कि रूस ने लुहांस्क और डोनेत्स्क में अपनी सेना भेजकर इस समझौते का उल्लंघन किया है। अब समझिए कि पाबंदियां क्या क्या लगी। हालांकि इस संकट में नया मोड़ आते ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में राजनयिक प्रयासों से इस संकट को खत्म करने पर सहमति बनी। जहां चीन रूस के साथ खड़ा दिखाई दिया, वहीं भारत ने भी पुतिन के नए कदम का विरोध नहीं किया। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G7 देशों के नेताओं में सहमति बनी है कि वो डॉलर, यूरो, पाउंड और येन में बिजनेस करने की रूस की क्षमता को सीमित करेंगे। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वह रूसी संपत्तियों को फ्रीज करेंगे और यूरोपीय वित्तीय बाजारों में उसके बैंकों की पहुंच रोकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 वित्तीय संस्थाओं VEB और रूसी मिलिट्री बैंक के खिलाफ लगा दिया है। बाइडेन ने यह भी कहा कि रूसी अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से हटाया जा रहा है और रूस की बड़ी हस्तियों और उनके परिवारों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। उधर ब्रिटेन ने रूस के 5 बैंकों और 3 अरबपतियों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत जिन अरबपतियों पर पाबंदी लगाई गई है, उनकी जो भी संपत्ति ब्रिटेन में है उसे फ्रीज कर दिया गया है और उन्हें ब्रिटेन आने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। रोसिया IAS बैंक, जनरल बैंक, प्रोमख्वाज बैंक और ब्लैक सी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने और भी प्रतिबंध लगाने की बात कही है। दूसरी तरफ जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर रोक लगा दी है। यह वही पाइपलाइन है जिससे रूस जर्मनी को गैस मुहैया कराने वाला था। इस पाइपलाइन की लागत करीब $11 बिलियन बताई जा रही थी। लिहाजा इसे रूस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल यह देखना अहम होगा कि वैश्विक स्तर पर चल रही वार्ता से इस संकट का खात्मा जल्द हो पाता है या फिर इसमें कोई नया मोड़ देखने को मिलता है। हमारी आज की दूसरी खबर भी रूस से ही जुड़ी है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बीते हफ्ते 2 दिनों के रूस के दौरे पर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 23 साल में यह पहला मौका है जब पाकिस्तान के किसी निर्वाचित नेता ने रूस का दौरा किया हो। हालांकि इमरान खान रूस के दौरे पर तब गए हैं जब यूक्रेन जंग की आग में जल रहा है
और इसलिए दौरे की टाइमिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ऐसे समय में जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ध्यान पूरी तरह से यूक्रेन पर केंद्रित है, तब सवाल यह उठ रहा है कि ऐसे हालात में इमरान खान रूस में क्या कुछ हासिल कर पाएंगे। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब चारों ओर यूक्रेन संकट पर बात हो रही है, तब क्या मीडिया का ध्यान इमरान के उन मंशों पर जा सकेगा जिसके लिए वो रूस गए हैं। एक ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन पर हमला कर चुका है और दुनिया दो खेमों में बंटती हुई दिख रही है, तब इमरान खान का यह दौरा साफ तौर पर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वो अमेरिका के साथ पश्चिम विरोधी खेमे का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन इन सब मामलों में यह सब जानना उतना दिलचस्प नहीं है जितना ये कि रूस के साथ पाकिस्तान की गलबहियां से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या लंबे अरसे बाद दोनों मुल्कों के बीच इस करीबी बातचीत से भारत को परेशान होने की जरूरत है। माना जा रहा है कि जिस तरह रूस भारत का दशकों पुराना दोस्त है, उस दोस्ती के रिश्ते में प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान सेंध लगाने की जुगत में तो है ही। मॉस्को, बीजिंग और इस्लामाबाद की तिकड़ी भारत को और भी ज्यादा परेशान कर सकती है। हालांकि दोनों ही देशों के बीच स्थितियां आपको बिल्कुल सामान्य नजर आ रही होंगी, क्योंकि पुतिन बीते दिसंबर माह में कुछ घंटों के लिए भारत आए थे। कोरोना काल में पुतिन की इस यात्रा को लोगों ने उनकी अप्रत्याशित यात्रा बताया। इससे दोनों देशों के रिश्तों में मिठास का भी एहसास हुआ। इस दौरान दोनों देशों ने अपने रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता भी की। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ने इसे भारत के नजरिए से बेहद सकारात्मक बताया। इसलिए कहा यह जा रहा है कि इमरान खान का रूस दौरा भारत के सामने कोई लंबी लकीर नहीं खींच पाएगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह वो नजर आती है कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध परंपरागत रूप से रणनीतिक की बजाय परस्पर लेन देन से ज्यादा जुड़े हैं। भारत और रूस के बीच जो सैन्य और आर्थिक साझेदारी है, वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देश भी चाहते हैं कि भारत में उनके लिए बेहतर माहौल बना रहे। इसको ऐसे समझिए कि भारत रूस से जितना रक्षा सौदा करता है, चीन उसके मुकाबले बहुत कम करता है। इसलिए भी रूस चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध होने के बावजूद भारत का साथ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसे भारत से आर्थिक लाभ मिल रहा है। इसलिए वह भारत के साथ रिश्ते कायम रखना चाहता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि रूस भारत के साथ रक्षा सौदे आगे भी करता रहेगा, ताकि दोनों मुल्कों के बीच लेन देन का सिलसिला बना रहे। 2020-21 में भारत का रूस से द्विपक्षीय व्यापार करीब 8 अरब डॉलर का था और 2025 तक इसे 30 अरब डॉलर ले जाने की योजना है। इसलिए रूस ने भारत को पहले ही आश्वस्त कर दिया है कि पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती भारत की कीमत पर नहीं होगी। रूस भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने रिश्ते बेहतर जरूर करेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जिससे भारत से उसके रिश्ते पर असर पड़े। इसकी दूसरी वजह इसका ऐतिहासिक रिश्ता भी है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग का सिलसिला 1964 से जारी है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक दोनों ही मुल्कों के बीच तकरीबन 300 बिलियन डॉलर का व्यापार हो चुका है। इसमें हवाई जहाज से लेकर फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, टैंक, हेलीकॉप्टर जैसे सैन्य सामान भारत ने रूस से खरीदे हैं। यानी रूस भारत के सबसे भरोसेमंद साथी में से एक है। इसलिए इस बात की उम्मीद कम ही है कि पाकिस्तान रूस भारत की दोस्ती में दरार पैदा कर पाएगा। हालांकि पुतिन का पाकिस्तान प्रेम भारत को परेशान भी कर सकता है। बात सिर्फ पुतिन की भी नहीं है, पाकिस्तान भी रूस के लिए बेकरार है और यही वजह है कि उसने रूस के दौरे के लिए टाइमिंग का भी ख्याल नहीं किया। वैसे रूस और पाकिस्तान के बीच रिश्ते ऐतिहासिक रूप से खराब रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान जहां भारत ने किसी भी खेमे में जाने के बजाय गुटनिरपेक्ष की राह अपनाई थी, वहीं पाकिस्तान ने अमेरिका के नेतृत्व वाले खेमे को चुना था। अफगानिस्तान को लेकर भी रूस और पाकिस्तान के रिश्ते खराब ही रहे हैं। लेकिन अब अगर पाकिस्तान और रूस करीब आ रहे हैं तो इसके क्या मायने हो सकते हैं। अगर रूस के नज़रिए से देखेंगे तो रूस भारत पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान के करीब जाने का दिखावा कर रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कि रूस हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच आई करीबी से असहज हुआ है। रूस को दूसरी असहज करने वाली बात है कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का क्वाड समूह में शामिल होना उसे अनैतिक लगता है। रूस को लगता है कि आगे चलकर क्वाड हिंद प्रशांत इलाके में उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। पूरी दुनिया क्वाड को भले ही चीन के खिलाफ मान रही हो, लेकिन रूस को चिंता इस बात की है कि इस समूह का नियंत्रण अमेरिका के हाथों में जा सकता है।
ऐसे में रूस भारत को अपने खिलाफ वाले खेमे का हिस्सा मान रहा है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि क्वाड के जवाब में रूस चीन पाकिस्तान के बीच भू रणनीतिक नजदीकी के उद्देश्य से एक नया चैनल खुलेगा जो भारत के गठजोड़ वाले समूह के लिए चुनौती पेश करेगा। इस तिकड़ी के अलावा इसमें अफगानिस्तान और ईरान भी शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये परिस्थितियां कई जटिलताओं को जन्म देंगी। यही सब वो परिस्थितियां हैं जिससे रूस के दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम जगा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि भारत इसकी कूटनीतिक काट निकालने में कितना कामयाब हो पाता है। चलिए अब तीसरी खबर देखते हैं। गुजरा हफ्ता पड़ोसी देश नेपाल के लिए बेहद उथल पुथल वाला रहा। अमेरिका के एक सहायता कार्यक्रम ने वहां भारी राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है, जिसके चलते राजधानी काठमांडू उबल पड़ा। लोग सड़कों पर उतर गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन कार्यक्रम के तहत नेपाल को $50 करोड़ मिलने हैं। यह राशि मदद के तौर पर नेपाल को दी जाएगी। मतलब ये समझिए कि अमेरिका नेपाल को एक तोहफा देना चाहता है, लेकिन हैरानी की बात है कि नेपाल ये तय नहीं कर पा रहा कि उसे यह तोहफा चाहिए या नहीं। ये कोई आजकल की बात भी नहीं है। समझौते के करीब 4 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन नेपाल अब तक ये तय कर पाने में नाकाम रहा है कि उसे अमेरिकी मदद लेनी चाहिए या नहीं। असल में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा तो चाहते हैं कि इस समझौते को अमली जामा पहनाया जाए, लेकिन सरकार के सहयोगी दल और विपक्षी पार्टियां इस समझौते के मौजूदा स्वरूप के खिलाफ हैं। एक तरफ जहां चीन इस विवाद में कूद पड़ा है, वहीं दूसरी ओर भारत पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज इस पूरे मामले को समझेंगे कि मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन कार्यक्रम क्या है। आपको बताएंगे कि अमेरिका नेपाल के समझौते में चीन और भारत के नाम क्यों आ रहे हैं। पहले नेपाल की भौगोलिक स्थिति समझिए। नेपाल दक्षिण एशिया का देश और भारत का पड़ोसी है। यह उत्तर में चीन से सीमा साझा करता है और बाकी तीनों दिशाओं में इसकी सीमा भारत से लगती है। मतलब कि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। सबसे पहले यह समझिए कि MCC यानी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन क्या है। MCC यानी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एक अमेरिकी विदेश सहायता एजेंसी है। यह एक आजाद संस्था है जो वैश्विक गरीबी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने में मदद कर रही है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 2004 में इसकी बुनियाद डाली गई थी। MCC उन देशों के साथ साझेदारी करता है जो सुशासन, आर्थिक स्वतंत्रता और अपने नागरिकों में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। MCC अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों को स्थायी आर्थिक विकास के जरिए गरीबी कम करने के लिए बड़े पैमाने पर अनुदान देता है। बात 2017 के सितंबर माह की है, जब नेपाल की तत्कालीन सरकार और अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के बीच $50 करोड़ का समझौता हुआ। उस वक्त भी शेर बहादुर देउबा ही नेपाल के प्रधानमंत्री थे। इसे मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन नेपाल नाम दिया गया। तय हुआ कि MCC नेपाल को $50 करोड़ देगा और नेपाल इन पैसों को इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास पर खर्च करेगा। इसके तहत भारत नेपाल को जोड़ने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल हैं। इस अग्रीमेंट में नेपाल में बिजली की अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन बनाने का जिक्र है। बिजली ट्रांसमिशन लाइन नेपाल के बुटवल से गोरखपुर तक बिछेगी। इसके जरिए नेपाल भारत को बिजली बेच सकेगा। साथ ही कुछ सड़क परियोजनाओं का भी विकास होना है। सवाल है कि इससे नेपाल को हासिल क्या होगा। मौजूदा वक्त में नेपाल सबसे कम विकसित देशों के क्लब में है, लेकिन 2030 तक वो एक मध्यम आय वाला देश बनने की इच्छा रखता है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे अनुदान और कर्ज दोनों के रूप में बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय निवेश की सख्त जरूरत है। MCC का यह अनुदान उन्हीं में से है। इसके तहत बड़े पैमाने पर देश में निवेश होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के मामले में भी नेपाल को मदद मिलेगी। दूसरी तरफ अगर नेपाल इस समझौते से बाहर हो जाता है तो ज्यादा संभावना है कि देश में बिजली उत्पादकों को सालाना 142 अरब रुपए का भारी नुकसान होगा। इसके अलावा रोजगार के अवसर तो कम होंगे ही। अब आप हैरान होकर पूछेंगे कि जब नेपाल के लिए यह समझौता इतना अहम है, तब इसे हाथों हाथ लेने की बजाय इस पर संग्राम क्यों छिड़ा है। दरअसल इस समझौते को लागू करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है, लेकिन इसे लेकर सत्ताधारी गठबंधन में ही गंभीर मतभेद उभर आए हैं।
पीएम देउबा की अगुवाई वाली सरकार में शामिल कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टियां समझौते के मौजूदा स्वरूप को संसद से मंजूरी दिलाने का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि समझौते में कई ऐसे प्रावधान हैं जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ हैं। वे इन प्रावधानों से नेपाल की संप्रभुता को खतरा बता रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों को लगता है कि यह समझौता चीन के असर को रोकने के लिए किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए अमेरिका नेपाल का इस्तेमाल कर सकता है। चूंकि चीन और अमेरिका के बीच भू राजनीतिक लड़ाई है, इसलिए अमेरिका नेपाल में चीन के वर्चस्व को कम करना चाहता है। मतलब एक आर्थिक सहयोग का मामला भू राजनीति से जुड़ चुका है और यही नेपाली नागरिकों को सही नहीं लग रहा। वहां के राजनीतिक दलों का कहना है कि नेपाल किसी देश के खिलाफ नहीं जाना चाहता। नेपाल सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है। लिहाजा इसमें कुछ संशोधन के बाद भी इस समझौते को मंजूरी देने की बात कही जा रही है। उधर अमेरिकी सरकार ने कहा है कि अगर नेपाल ने समझौते की प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूरी नहीं की तो फिर वो नेपाल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों पर पुनर्विचार कर सकती है। अब सवाल है कि क्या वाकई इस आर्थिक सहयोग का हिंद प्रशांत क्षेत्र से कोई ताल्लुक है? इस पूरे मामले में बड़े पैमाने पर यह प्रचार किया जा रहा है कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो लड़ाई चीन से लड़ रहा है उसमें वह नेपाल को भी खींचना चाहता है। मतलब कि अमेरिका नेपाल की मदद चाहता है। अब यहां पर दो बातें आपको पता होनी चाहिए। एक तो हमने पहले ही बताया कि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी इसका कोई सिरा समुद्र तट से नहीं लगता। मतलब साफ है कि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र का देश नहीं है। दूसरा ये कि जब यह समुद्र तट पर नहीं है तो जाहिर है इसकी कोई नौसेना भी नहीं होगी। ऐसे में अमेरिका द्वारा नेपाल की मदद लेने की बात कहां से आई? असल में नेपाल की राजनीति में कुछ ऐसे दल हैं जो चीन के करीबी माने जाते हैं। इन वजहों से बीते सालों में भारत से भी नेपाल के रिश्ते खराब हुए हैं। जो दल चीन के समर्थक हैं वे नहीं चाहते कि नेपाल में अमेरिका का प्रभाव बढ़े। इसलिए प्रचार ये किया जा रहा है कि अमेरिका इस आर्थिक सहायता के बहाने नेपाल में अपना आर्मी बेस बना सकता है, जिसका इस्तेमाल वो चीन के खिलाफ करेगा। इसका एक और पहलू जानिए। असल में नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। दूसरी ओर हिंद प्रशांत में चीन को रोकने वाले अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड समूह बनाया है। अब नेपाल जो है वो क्वाड और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक दूसरे का विरोधी समझता है। ऐसे में डर इस बात का भी है कि अगर अनजाने में भी नेपाल क्वाड का समर्थक बन गया तब चीन के साथ उसका समझौता टूट सकता है। इसलिए भी नेपाल फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इस मामले में एक और पेंच तब फंसा जब भारत का जिक्र आया। हमने आपको पहले ही बताया कि बिजली ट्रांसमिशन लाइन नेपाल के बुटवल से गोरखपुर तक बिछेगी। ऐसे में समझौते के वक्त अमेरिका ने कहा कि इसमें भारत को भी भरोसे में लेना होगा। अब विरोधियों का कहना है कि जब समझौता नेपाल और अमेरिका के बीच हुआ है तब इसमें भारत को बीच में क्यों लाया जा रहा है? मतलब ये कि भारत को इस समझौते से दूर ही रखा जाए। विरोधियों का कहना है कि भारत को भरोसे में लेने का मतलब है कि नेपाल क्वाड का समर्थक बन जाएगा, जिसमें भारत भी शामिल है, और यह नेपाल की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए कतई ठीक नहीं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम राजनीति की भेंट चढ़ जाता है या नेपाल इससे कुछ हासिल कर पाता है। आइए अब देखते हैं आज के पूरे एपिसोड पर क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, रूस द्वारा यूक्रेन के पृथकवादी क्षेत्रों को मान्यता देने के क्या मायने हैं? इसका रूस यूक्रेन संकट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्णन कीजिए। दूसरा सवाल, क्या रूस और पाकिस्तान के बीच बढ़ रही करीबी भारत के लिए चिंता की बात है? भारत रूस द्विपक्षीय संबंध के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। और तीसरा सवाल, नेपाल को मिलने वाले अमेरिकी आर्थिक सहयोग के विरोध के पीछे क्या कारण है? क्या इसके पीछे नेपाल में चीन के असर को कम करने की रणनीति है? मूल्यांकन कीजिए। तो फिलहाल दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में नए मुद्दों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक ख्याल रखिए। नमस्कार।